वेलकम फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8। अगर आपको चैप्टर 8 अच्छे से करना है तो इट इज इम्पेरेटिव कि आप पहले चैप्टर नंबर 6 और 7 जो ब्लैंक चार्ट का है वो प्लीज अच्छे से कर लें। चैप्टर 6 इज लेबर मार्केट एंड चैप्टर 7 इज एडी एंड एएस मॉडल, क्योंकि उनका यूज यहाँ पर होगा। तो आइए मेरा बच्चा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है एनआरयू, दैट्स नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फिलिप्स कर्व। तो हमारा पहला टॉपिक इसमें आ रहा है इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूं कैसे। सबसे पहले मैंने एएस रिलेशन को लिख लिया, जो मैंने चैप्टर 7 में भी आपके साथ किया हुआ है, विच गो समथिंग लाइक दिस: पी इज इक्वल टू पीई वन प्लस मार्कर एफ यू सी। मैंने आपको याद रहे इसके लिए यहाँ पर एएस भी लिख दिया है, दैट इट इज नथिंग बट द एएस रिलेशन विच वी डिड इन द लास्ट चैप्टर। आपकी रीडिंग कहती है इसमें एफ यू जी को आप अज्यूम कर लो एज 1 - अल्फा यू प्लस जी। बच्चा कहता है हम ये अजम्पशन क्यों करें? वेल, इसका सही आंसर आपको मिलेगा जब आप इस चैप्टर के एंड तक पहुंचेंगे। ट्रस्ट मी, 11 से 12 इक्वेशन में आप ये पूरा चैप्टर मुट्ठी में डाल सकते हैं। सो जस्ट हैंग इन देयर, बी पेशेंट एंड बी अटेंटिव। 11-12 इक्वेशन एंड यू विल बी ऑल ओवर दिस चैप्टर मेरा बच्चा। तो ये हमने अज्यूम क्यों किया है, इसका असर, इसका जो इफेक्ट है या जो इसका आंसर है, वो जब ये बोर्ड खत्म कर रहा हूँ मैं, करीबन यहाँ लास्ट में पहुंच जाऊंगा, तब मैं रिलेट करके भी दे दूंगा आपको कि क्यों ऐसा हमने अज्यूम करा, क्या इससे फायदा हुआ। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन हल्का फुल्का मैं अभी बता सकता हूं आपको। बेसिकली ये बता ये रहा है कि अगर जी बढ़ेगा तो नॉमिनल वेज बढ़ जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो नॉमिनल वेजेस कम हो जाएंगे, और अल्फा कैप्चर करेगा इफेक्ट ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑन नॉमिनल वेजेस। सो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ेगा तो वेजेस कम होंगे, वी नो, बट हाउ मच, दैट विल बी डिटरमिन्ड बाय द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अगर हम ये अजम्पशन ले लें तो बेटा, अब हमारे पास जो आपका एस रिलेशन है, एफ यू जी हैज बिन रिप्लेस्ड बाय दिस। तो अब हमारे पास जो आपका एस रिलेशन है वो कुछ मॉडर्न दिख रहा है। वो P इज इक्वल टू पीई वन प्लस मार्कर एफ यू जी की जगह आप दिख रहा है P इज इक्वल टू पीई वन प्लस मार्कर 1 - अल्फा यू प्लस जी, और इसी को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मेरा बच्चा, इस इक्वेशन को हमने एक पर्टिकुलर वे में डिराइव किया है और कुछ एक्स्ट्रा चीजें इसमें ऐड की हैं। जो पहली चीज ऐड की है मेरे बच्चों, P दैट्स प्राइस, PE दैट्स एक्सपेक्टेड प्राइस। वेल गाइस, these two have been replaced with pi and pi e respectively। सर, पाई से ही क्यों आपने इसको चेंज किया? मेरा बच्चा, अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई। So I won't say they are identical, but they are closely related. That's why P has been replaced with pi and PE has been replaced with pi E। बच्चा कहता है ये पर्टिकुलर फॉर्म आपने कैसे निकाली? देखो बेटा, इसकी डेरिवेशन है, ये डेराइव करके इसको ऐसा निकाला है। बच्चे कहते हैं आप डिराइव करके क्यों नहीं दिखा रहे? ऐसा नहीं है मेरा बच्चा। आई हैव गॉट माई नोट्स। आप मेरे नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा या ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां ले लीजिएगा। मैंने पूरा डेरिवेशन दिया है इसमें एंड में। लेकिन आपकी रीडिंग कहती है द डेरिवेशन इज टीडियस एंड ऑफ नो यूज, और आपकी रीडिंग कहती है जस्ट फोकस ऑन द एंड रिजल्ट। आई एम नॉट सेइंग इट, आपकी रीडिंग ऐसा कह रही है, लेकिन फिर भी मैंने इसकी डेरिवेशन भी दी हुई है मेरा बच्चा, डोंट यू वरी। लेकिन अभी हम डेरिवेशन पे ना जाके एज पर योर रीडिंग इसके इफेक्ट्स को समझेंगे और अमल में लाएंगे, देखेंगे इससे हमें क्या फायदा होता है। अब मेरा बच्चा, इसको हमने इक्वेशन 2 बोला है। ये पर्टिकुलर जो एक्सप्रेशन में मैंने डिराइव किया इक्वेशन 1, इसको हमने बोला है इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा बच्चा, इसके कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप देख लें तो अच्छा है। पहली ऑब्जर्वेशन अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर पाई ई बढ़ रहा है तो पाई बढ़ेगा। तो बच्चा कहता है ये तो यहीं से दिख रहा है, पाई ई बढ़ेगा तो पाई बढ़ेगा। यस, ये दिख रहा है यहां से, बट अगेन वी आर नॉट डूइंग मैथमेटिक्स, वी आर डूइंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। लॉजिक पर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओके सर, लॉजिक बताइए। बेटा, चैप्टर 7 में एएस रिलेशन की सेकंड प्रॉपर्टी मैंने तुमको पढ़ाई थी कि अगर पी बढ़ेगा, रादर पीई बढ़ेगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा। यस सर, पढ़ाई थी। वही सेम एक्सप्लेनेशन यहां पर है। सर मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेंगे तो जो इंप्लॉइज हैं वो वेज सेटर्स के पास जाएंगे और बोलेंगे हमारा रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए आपको नॉमिनल वेज बढ़ाने हैं। अगर वेज सेटर्स कन्विंस हो जाएगा कि यस वाकई में प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो वो नॉमिनल वेज बढ़ाएंगे।
और अगर वो नॉमिनल वेज बढ़ाएंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी बेटा तो प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। सो अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन जैसे मैंने आपको बताया। कुछ और ऑब्जर्वेशंस भी हैं, वो भी देख ली जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्कअप बढ़ेगा, अगर मार्कअप बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। बच्चा कहता है अगेन आई कैन सी फ्रॉम हियर, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बट अगेन मुझको लॉजिक चाहिए, लॉजिक मजा आएगा ना लॉजिक समझने में। तो पहला जो इसका रीजन है वो मैं समझाता हूं। मार्कअप मतलब प्रॉफिट मार्जिन। वैसे तो मार्कअप बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन आपकी रीडिंग के हिसाब से मार्कअप मतलब प्राइमरली प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर एज अ सेलर मैं प्रॉफिट मार्जिन अपने बढ़ाऊंगा, डोंट यू थिंक मैं प्राइसेस बढ़ा दूंगा? यस सर। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी मेरे बच्चे। ठीक है। अब एक बच्चे ने रेगुलर नॉर्मल क्लास में हमसे पूछा, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चे का, वेंकटेश्वरा कॉलेज का बच्चा था वो, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा। तो आइए मैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करता हूँ। बच्चे का क्वेश्चन था, सर आपका मतलब है मार्कअप मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना? हाँ बेटा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना। तो सर मैं प्राइस बढ़ाए बिना, मैं प्राइस बढ़ाए बिना, इन्फ्लेशन बढ़ाए बिना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा नहीं सकता। मैं बोला कैसे? कहता है सर एफिशिएंट होके कॉस्ट को कम करके। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन ही तो बढ़ाना ना, मार्क का मतलब प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना। तो मैं कॉस्ट कम करके प्रॉफिट बढ़ा लेता हूं ना, व्हाई शुड आई बी इंक्रीजिंग माय प्राइसेस? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको इसके आंसर के लिए पहले पीछे जाना पड़ेगा। आप याद करो चैप्टर 6 में आपने प्रोडक्शन फंक्शन क्या माना हुआ है? वेल प्रोडक्शन फंक्शन माना था y इज इक्वल टू ए एन, ए इज इक्वल टू 1 मान लिया था, वाई एन बन गया था इज इक्वल टू। हाँ सर, तो क्या उससे क्या बेटा, आपको आपका प्रोडक्शन फंक्शन लेबर बेस्ड माना हुआ है आपने? हाँ सर। यानी आपकी मेन जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो वेजेस है? हाँ सर। मेरे बेटा, वेजेस आप कम नहीं कर सकते। कैसे? अभी इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों वेजेस कम नहीं हो सकते। फिलहाल मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज आप लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी मेरे एम्प्लॉइज हैं, और सबको मैं 100 रुपए देता हूं, यानी नॉमिनल वेज 100 रुपीज, प्राइसेस सपोज 10 रुपीज हैं, तो आपका रियल वेज कितना हुआ? सर 10, 100 डिवाइडेड बाय 10, W/P 10। गुड। सडनली प्राइसेस 20 हो गए, आप सब भागते हुए आए मेरे पास, बोले अरे भाई साहब प्राइसेस 20 हो गए हैं, आप हमको 100 रुपए वेज देते हो, हमारा रियल वेज तो 5 रुपए हो गया। मैं बोला तो? कह रहे भाई हमारा रियल वेज सेव करो, सेम कांस्टेंट करो, नहीं तो हम काम छोड़ रहे हैं। खुली धमकी। तो मैंने आपका रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए नॉमिनल वेज 100 से 200 कर दिए। तो अब 200 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया रियल वेज? सर 10। ठीक है। हाँ सर। आप सब लोगों ने बोला अरे आप तो बड़े अच्छे आदमी हो, आप तो भगवान और पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा नहीं भाई, हम ऐसा कुछ नहीं। आप कहोगे सर ये क्या कहानी सुना रहे हो, उसका क्या लेना देना है? बता रहा हूं बेटा। सपोज सडनली प्राइस 20 से 5 हो गए, और आपका रियल वेज तो 10 होना चाहिए, तो अब आपके नॉमिनल वेज कितने होने चाहिए? सर 50। मैं गया, तुम भगवान बोल रहे थे ना, भगवान आया आपके पास कि भाई साहब नॉमिनल वेज 50 कर दो, रियल वेज को 10 रखने के लिए। तुम सबने भाई साहब गालियां देनी शुरू कर दी, भगा दिया मेरे को धक्के मार के, कह रहे पागल हो गए, कोई वेज कम होता है क्या कभी? तो बात समझ लीजिए, यहां पर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का मतलब है प्राइसेस बढ़ना ही। समझ रहे हो बात? सर रियल लाइफ में, अरे बचपन से आज तक देख ले, ब्रेड तू खाता है बचपन से, कोई रेट कम हुए हैं? रिक्शा पे जाता है, कोई रेट कम हुए हैं? नॉमिनल वेज कम एक्सेप्ट नहीं करते। हालांकि एक मॉडल होता है जिसे बोलते हैं फूलिंग मॉडल, वो मैं भी चैप्टर एंड के एंड में समझाऊंगा। कैसे तू वर्कर को बेवकूफ बना सकते हैं, कैसे मैं तुम लोगों को बेवकूफ बना के तुम्हारे रियल वेज कम कर दूंगा। वो अलग बात है, वो मैं भी चालाकी खेलूंगा। लेकिन नॉर्मली अगर मैं सीधा मुंह पे जाऊं बोलूं नॉमिनल वेज कम कर लो, भाई साहब तुम तो भगा दोगे, कहोगे ना हम नहीं करते। तो अब अगर नॉमिनल वेज कम नहीं हो रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं हो सकती, इसलिए मेरा प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा प्राइस बढ़ा। ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक्सप्रेशन देख लेते हैं, ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। दिमाग लगाना है हाउ। अगला एक्सप्रेशन है मेरा बच्चा, अगर z बढ़ेगा तो भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो z है कैच ऑल वेरिएबल, आपकी रीडिंग के हिसाब से कैच ऑल वेरिएबल का जो क्लासिक एग्जांपल है वो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। सो वी ऑल नो दैट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर बढ़ेंगे
अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अगर बढ़ेंगे तो फिर आपकी जो नॉमिनल वेजेस हैं वो भी बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी और प्राइसेस यानी इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। अगला आता है जी अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। सर ये कैसे? बच्चों अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर ज्यादा होगी तो वेजेस कम दोगे, यस। वेजेस कम दोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, यस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम तो प्राइसेस भी कम, यस। प्राइसेस कम तो इन्फ्लेशन भी कम। सर ये अल्फा क्यों है? अल्फा बताएगा कितना इफेक्ट आएगा। अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बढ़ने का ज्यादा इफेक्ट आएगा इन्फ्लेशन पर, इनवर्स तो है वो इंप्लाइड है। और अगर इसकी वैल्यू कम है तो ज्यादा फर्क, ज्यादा असर, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। सो आई होप ये एक्सप्रेशन के जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये क्लियर है सबको। ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैं इसी बोर्ड पे खत्म कर दूंगा पूरा चैप्टर आपका। बोलो जी यहां तक आई होप सबको क्लियर, गुड टू गो। अब मेरा बच्चा आपकी रीडिंग कहती है इसको टाइम एंडाइसिस के साथ बांध लो। पाई टी इज इक्वल टू पाई ई टी प्लस मार्कअप प्लस जी माइनस अल्फा यू टी, और इसको बोलते हैं इक्वेशन 3। नथिंग स्पेक्टेकुलर, इट जस्ट दैट हमने टाइम एंडाइसिस के साथ इसको जो है वो बांध लिया है। तो टाइम एंडाइसिस के साथ एक बारी बंध जाए तो बात खत्म हो जाती है। अब हम बात करेंगे मेरे बच्चों फिलिप्स कर्व की। फिलिप्स कर्व पहले बात करेंगे 1960s की। अच्छा एक थोड़ी गलत फहमी भी है फिलिप्स कर्व को लेके लोगों को, पहले मैं वो भी थोड़ी सी दूर कर दूं। लोगों को लगता है फिलिप्स कर्व फिलिप ने ही उस पे काम किया हुआ है। फिलिप ने काम किया यूके में, सोलो सैमुअलसन ने काम करा यूएसए में। तो सेम ऑब्जर्वेशंस थी ऑलमोस्ट, कंक्लूजन्स भी सेम थे, लेकिन सोलो और सैमुअलसन का उतना नाम नहीं बन पाया इस चीज में। फिलिप का ज्यादा नाम बना, इसलिए फिलिप कर्व को ज्यादा तरजीह दी जाती है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, प्रेफरेंस दी जाती है। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये यूके के लिए इसने काम किया, अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सोलो सैमुअलसन ने भी सेम ही काम किया, बट उन्होंने काम किया यूएसए के लिए। सो वैसे तो मैं अपने नोट्स में अगर आपको बताऊं तो मैंने ना बड़े सारे डिटेल में नोट्स बनाए हुए हैं और काफी डिटेल में लिखा है सारा हिस्ट्री वगैरह एंड एवरीथिंग। बट ऑब्वियसली यहाँ पे हिस्ट्री बोलूंगा तो आप थोड़े बोर हो जाओगे, तो मैं सीधा मुद्दे की बात पर ही फिर आपके साथ आता हूँ, आपके पास आता हूँ। तो बेटा हम बात कर रहे हैं 1960s की। तो 1960s में होता क्या था कि कभी पॉजिटिव इन्फ्लेशन हो जाती थी, कभी नेगेटिव इन्फ्लेशन हो जाती थी। ऑन एन एवरेज जीरो इन्फ्लेशन थी। कभी कुछ ईयर्स में पॉजिटिव इन्फ्लेशन हो जाती थी, कुछ ईयर्स में नेगेटिव इन्फ्लेशन हो जाती थी। इन अ वे ऑन एन एवरेज जीरो इन्फ्लेशन थी। अब आप बताइए जो वेज सेटर्स है अगर उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि पास्ट में एवरेज इन्फ्लेशन जीरो है, तो डोंट यू थिंक उनकी जो एक्सपेक्टेशन होगी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन वो भी क्या होगी? सेम, दैट इज जीरो। सो डोंट यू थिंक चलो ऐसे एग्जांपल लेते हैं। डोंट यू थिंक आप एक पर्टिकुलर जगह खाना खाने गए, ठीक है, बड़ा अच्छा लगा आपको खाना, तो अगली बारी जब आप जाओगे तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी कि खाना बढ़िया होगा। सेम हेयर। अब अगर मैं कंसिस्टेंटली एक्सपीरियंस कर रहा हूं जीरो इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज, तो एज अ वेज सेटर डोंट यू थिंक मैं फ्यूचर में भी एक्सपेक्ट करूंगा कि इन्फ्लेशन जीरो ही रहेगी। इसलिए मेरा बच्चा यहां पर हम एक टर्म यूज कर रहे हैं पाई ई टी इज इक्वल टू जीरो। तो बच्चा कहता है ये क्या है? नथिंग, नथिंग, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। जीरो इसलिए एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जीरो वाला रहा। बोलिए जी क्लियर ये बात? तो सर इससे क्या होगा मैं बताता हूं। अब इससे मेरी एक इक्वेशन यहां पर तैयार होगी और वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। नोटिस करिए मैंने क्या करा है यहां पर, नथिंग स्पेक्टेकुलर। आप इक्वेशन 3 को देखेंगे तो आप पाएंगे इक्वेशन 3 क्या कहती है। इक्वेशन 3 कहती है पाई टी इज इक्वल टू पाई टी प्लस दिस माइनस दिस। ये जीरो है, इफ इट इज जीरो तो ये हट ही गया, अब सिर्फ ये रह गया। तो बच्चा कहता है इससे आप क्या शो करना चाहते हो? मैं ऑब्जर्वेशंस बताना चाहता हूं। एक मिनट के लिए इन दोनों को मैं कांस्टेंट रख देता हूं, क्योंकि ये तुम्हें पता है ये बढ़ेगा, ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, मैंने अभी सिखाई दिया। अब मेरा सारा फोकस सिर्फ इस पर और इस पर है। तो सर ये भी तो आपने सिखा दिया है। यार बात तो तू सही कह रहा है, सिखा तो मैंने ये भी दिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा। लेकिन यहां पर ना फिलिप कर्व की एक्सप्लेनेशन में आपकी रीडिंग इसको थोड़ा बहुत ज्यादा इंपुटस देती है और इसके लिए एक पूरा कंसेप्ट सिखाती है। वो कंसेप्ट को कहते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। वेज प्राइस स्पाइरल।
तो ना सिर्फ हम ये बता कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम होगी, बल्कि क्यों कम होगी उसकी, या क्यों मतलब इनवर्स रिलेशन है, उसके लिए एक एक एक्सप्रेशन भी है, एक एक्सप्लेनेशन भी है, और उस एक्सप्लेनेशन को हमने बोला है वेज प्राइस स्पाइरल। तो बच्चा कहता है बताओ जी वो क्या होता है। एक कहानी के तौर पे आपको सिखाते हैं। सपोज मेरे पास वर्कर्स आए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो वेजेस बढ़ गए। जैसे ही वेजेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ जाएंगे। मेक सेंस। जो ही प्राइस बढ़ा तो वर्कर ने बोला मेरा तो रियल वेज गिर गया। मैंने कहा तो, कह रहा रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए मेरे को वेज बढ़ाओ, नॉमिनल वेज। मैंने बढ़ा दिए। अब आप बताओ जैसे ही मैं नॉमिनल वेज बढ़ाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सर बढ़ जाएगी। आप बताइए अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई तो प्राइसेस सर बढ़ जाएंगे। तो अगेन वो आ गया मेरे पास, कहता है जी प्राइस बढ़ गई, मेरा रियल वेज कम हो रहा है, मेरा रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए नॉमिनल वेज बढ़ाओ। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, अभी तो तू बढ़वा के गया था। कहता है मैं क्या करूं, प्राइस बढ़ रही। मैंने फिर उसके नॉमिनल वेज बढ़ाए, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, फिर प्राइस बढ़ गया। एंड डोंट यू थिंक इट इज अ स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल। यू इंक्रीज वेजेस, cost of production rises, price rises, and again you come to the same thing, wages फिर बढ़ेंगे, फिर cost of production बढ़ेगा और फिर prices बढ़ जाएंगे। So that's wage price spiral for you. So ये मैंने again explain किया हुआ है पूरा, लेकिन again आपके पास उतना टाइम नहीं होता कि मैं इस वीडियो में पूरा दूं, लेकिन हाँ नंबर मेरा आपके पास है ही, या ग्रुप में आप एडिट होंगे ही, तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा आपको। और कोई डाउट भी हो तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। चलिए अगले टॉपिक पर चलता हूं बेटा। अगला टॉपिक है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस करने के लिए अब आपको जाना पड़ेगा 1970s ऑनवर्ड। मतलब वैसे तो मैं बोलूं तो मिड 1970 ऑनवर्ड्स, तो मगर चलो 1970 से थोड़ा थोड़ा हरकत आनी शुरू हो गई थी। तो बच्चा कहता है क्या हरकत आनी शुरू हो गई थी। हरकत ये आनी शुरू हो गई थी कि अब इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज वाज नॉट जीरो। अब इन्फ्लेशन पॉजिटिव भी थी और परसिस्टेंट भी थी। यानी एक तो वैल्यू थी उसकी अच्छी खासी, और दूसरा लगातार थी, ये नहीं कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव मेकिंग एवरेज जीरो। सो इट वाज नॉट जीरो नाउ, इट वाज हैविंग सम पॉजिटिव वैल्यू, एंड आल्सो परसिस्टेंट भी थी। तो अब इसका जो असर है वो अब हम आपको दिखाते हैं मेरा बेटा कि क्या असर पड़ा। सो बेटा आगे का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपके लिए बोर्ड पे लिख डाला है ताकि समय बचे और मैं एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा ध्यान आपके साथ दे सकूं। अब मेरा बच्चा हमने आगे बढ़े 1970 ऑनवर्ड्स की बात करी, तो उसमें हमने आपको क्या बताया कि जो एक्सपीरियंस अब था आपके वेज सेटर्स का वो ये था कि इन्फ्लेशन इज देयर, एंड दैट टू परसिस्टेंटली। ये नहीं कि वन ऑफ है कि थोड़े टाइम हुआ थोड़े टाइम नहीं हुआ। इन्फ्लेशन वाज देयर परसिस्टेंटली एंड इन सम गुड वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यूज में। सो अब हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करके देते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं इस पर आपका ध्यान चाहूंगा, पाई ई टी इज इक्वल टू थीटा पाई टी माइनस वन, मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 भी बोलूंगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है योर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन शेल डिपेंड अपॉन लास्ट ईयर्स इन्फ्लेशन एज वेल, हाउ मच दैट शेल बी डिसाइडेड बाय थीटा। तो थीटा क्या है और ये सब क्या है मैं अभी बताता हूं। अब मुझे बताओ अगर मैं वेज सेटर हूं और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं कि लास्ट ईयर में इन्फ्लेशन हुई है, तो डोंट यू थिंक इट विल बी फुलिश टू एक्सपेक्ट कि अब जीरो इन्फ्लेशन होगी आगे। आप गड्ढे में गिर गए एक बारी तो आप आगे एक्सपेक्ट ये थोड़ा ना करोगे आप नहीं गिरूंगा। आप थोड़े सावधान हो जाओगे कि यार पहले भी गिरा हूं, ध्यान से चलो। सो सिमिलरली अगर आपके पास के एक्सपीरियंस ये है कि परसिस्टेंट इन्फ्लेशन चल रही है, पॉजिटिव इन्फ्लेशन चल रही है, देन हाउ ऑन अर्थ विल यू बी एबल टू अज्यूम कि आगे जीरो इन्फ्लेशन होगी। पर पहले तो करते थे जी, अरे तो पहले एक्सपीरियंस भी तो जीरो इन्फ्लेशन के थे एवरेज। अब एक्सपीरियंस अलग है भाई। अगर एक्सपीरियंस अलग है तो मेरी एक्सपेक्टेशंस, तभी तो आपने कॉलेज में नाम सुना होगा रैशनल एक्सपेक्टेशन। रैशनली क्या सेंस बनती है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी फॉर्म करें। तो अब अगर आपको लगता है कि यार पास्ट में इन्फ्लेशन रही है, तो फिर ऑब्वियसली आगे फ्यूचर में भी इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। अब वो कितना असर आएगा पुरानी इन्फ्लेशन का इस साल के इन्फ्लेशन पर, वो डिटरमिन्ड होता है थीटा से। अगर थीटा की वैल्यू हाई है तो लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन बहुत हद तक असर डालेगी इस साल की इन्फ्लेशन पर। अगर थीटा की वैल्यू कम है तो लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन इस साल की इन्फ्लेशन पर कम असर डालेगी। अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी या कम, उसके लिए आप मेरे से वेलफेयर इकोनॉमिक्स की क्लासेस लीजिए, जो आपको आइदर एमए में मिलेगी या एज एन ऑप्शनल पेपर थर्ड ईयर में मिलेंगी।
वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो मैं अभी उसमें जा नहीं रहा, बिकॉज वो फिर मैं एक बार ही खोलूंगा तो फिर मेरे को लंबा जाना पड़ेगा उस पर। तो अभी बस आप ये समझ लीजिए, थीटा की वैल्यू अगर ज्यादा, तो लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, और अगर थीटा की वैल्यू कम है तो फिर लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन विल नॉट हैव दैट मच इफेक्ट ऑन द करंट इन्फ्लेशन। अब मेरा बच्चा, इसका मैंने यूज क्या किया है वो देख लें आप। सो मैंने अब यहां पर क्या किया, पाई टी इज इक्वल टू थीटा पाई टी माइनस वन। सो माइंडेड, ये पाई ई टी हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस, ये पाई ई टी has been replaced with theta pi t minus 1, rest has been kept same. So basically you look at equation 3, you look at this part of equation 3, that is pi e t, and it has been replaced by this equation 5. तो सर ऐसा आपने क्यों करा, इससे हमें क्या मिलेगा, सब बताता हूं मेरे भाई, सब बताता हूं। अब हम थीटा की डिफरेंट वैल्यूज को आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बताते हैं। अगर थीटा जीरो है, यानी लास्ट ईयर इन्फ्लेशन थी ही नहीं, लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन का इस साल को इन्फ्लेशन पे असर है ही नहीं, तो आप बताइए, ये थीटा जीरो है तो पूरा ही गायब हो जाएगा। अगर ये पूरा ही गायब हो गया तो यू आर जस्ट लेफ्ट विद दिस, यस और नो, यस सर। तो ये आपके पास बच गया। अगर आप नोटिस करो, इट इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 4। अगर थीटा पॉजिटिव है तो इट इज नथिंग बट, ये जो मैंने आपके लिए एक इमेजिनरी वो बनाया था, इमेजिनरी क्या बोलूं, मतलब सब्स्टिट्यूट करके जो वैल्यू डाली थी वो आ गया। अब यहां से इंटरेस्टिंग फेज शुरू हो जाता है इकोनॉमिक हिस्ट्री का भी। अब तक, अप टिल 1970, लोग जो थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, उनका सिर्फ ध्यान पता है किस पर था, यार इन्फ्लेशन कितनी होगी इस साल, यार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, बस हमें ये देखना है इस साल इन्फ्लेशन कितनी होगी। इसलिए आप नोटिस करिए यहां पर पाए लिखा है, पाए लिखा है। आप कहोगे तो कहना क्या चाहते हो, मगर from 1970 onwards, the focus, the thrift was not to see how much the inflation is gonna be in particular year, but the change in inflation that has taken place from this year, or rather from last year to this year. तो बच्चा कहता है मतलब इसका कोई लॉजिक तो होना चाहिए कि पहले इन्फ्लेशन देख रहे थे, अब ये चेंज इन इन्फ्लेशन देख रहे हैं, ऐसा क्यों? लॉजिक है ना मेरा बच्चा। यहाँ पर आपने क्या लिखा है, थीटा वन, थीटा कैप्चर्स द इफेक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स इन्फ्लेशन टू दिस ईयर्स इन्फ्लेशन। हाँ सर, वन मतलब 100% बचे, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन है वो तो 100% इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी इस साल, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मुझे देखना है कि उसके ऊपर कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी। सो दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग द चेंज इन इन्फ्लेशन, नॉट द एक्चुअल इन्फ्लेशन। बिकॉज थीटा वन का मतलब है आई एम 100% श्योर दैट लास्ट ईयर जो भी इन्फ्लेशन रही है वो 100% इधर भी रहेगी, उसका इम्पैक्ट रहने वाला है। तो बच्चा कहता है और कौन से रीजन है जिसके अलावा इन्फ्लेशन चेंज हो जाएगी, जब आप कह रहे हो लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन पूरा इम्पैक्ट दिखा रही है, तो इस साल की इन्फ्लेशन लास्ट ईयर से चेंज कैसे हो सकती है? कैसे? ऐसे, इससे, इससे, इससे। मार्कअप चेंज हो गया इस साल, कैच ऑल वेरिएबल चेंज हो गया इस साल, अनएम्प्लॉयमेंट रेट चेंज हो गया इस साल। तो यहां पर इकोनॉमिस्ट का फोकस अब ये नहीं रह गया कि इस साल इन्फ्लेशन क्या रहेगी, अब फोकस हो गया कि चेंज इन इन्फ्लेशन कितना होगा, बिकॉज दे वर कीपिंग इन माइंड कि 100% लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन विल हैव बेरिंग और इफेक्ट ऑन दिस ईयर्स इन्फ्लेशन टू। थोड़ा दिमाग लगाइए, लेट दैट सिंक इन अ बिट, आराम से सोचिए, देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। टोटल 11-12 इक्वेशन में पूरा चैप्टर आप खत्म करेंगे। फिलहाल सिक्स पर तो हम पहुंच गए हैं, तो मैं आपको दे देता हूं 30 सेकंड, आराम से सारा स्कैन कर लीजिए कि ये यहां तक जो हुआ है क्या वो आपको समझ आ रहा है। एंड ऑब्वियसली इसके नोट्स के लिए इम्तिहान में क्या लिखेंगे वो मैं आपको दे ही दूंगा, जैसे मैंने बताया। देख लीजिए आराम से, टेक योर टाइम, हमें कोई जल्दी नहीं है जी। चलिए, आई होप आप सबको क्लियर है ये। अब हम बात करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। अब हमारा जो टॉपिक शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे बच्चों, चैप्टर 6 में जब यूएन बनाया था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो याद है पी किसके बराबर रखा था, पीई। तो अब मेरे बच्चे पाई किसके बराबर रख दोगे, सर पाई ई। वेरी गुड। तो सर इसका यूज क्या होगा मैं अभी बताता हूं, बट पहले बताओ ये बात क्लियर हो गई मेरा बच्चा? हाँ सर ये तो क्लियर है। तो बेटा अब मैं लिख रहा हूं जीरो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस।
बच्चा कहता है ये क्या करा आपने, ये तो कुछ समझ नहीं आया। अभी समझाता हूं। यहां पे तुमने यूटी लिखा था, इसको मैंने यूएन कर दिया। यूएन स्टैंड्स फॉर, सर, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वेरी नाइस। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर पाई किसके बराबर होता है, सर, पाई ई। वेरी गुड। यहां पर बताइए आपने क्या लिखा था, पाई टी इज इक्वल टू थीटा पाई टी माइनस वन। यस। थीटा को वन मान लिया, यस, हटा दो, क्योंकि 100% आएगा वो इन्होंने मान लिया इकोनॉमिस्ट ने। अब पाई टी किसके बराबर हो गया, सर, पाई टी माइनस वन। वेरी नाइस। तो पाई टी माइनस वन, बात को समझ लें, पाई टी माइनस वन इज नथिंग बट पाई ई। और आप ही ने मेरे को बोला पाई और पाई ई बराबर है, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, ऐसे कह दो ना, पाई टी माइनस पाई ई टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यूएन पर बोथ पाई एंड पाई ई बराबर, यस। तो अगर दोनों बराबर है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो। But you have to make sure, you have to keep that in mind, that this condition, this particular condition can only be, true when we are taking UN, that is natural rate of unemployment. आराम से देखिए, कोई भी डाउट है प्लीज पूछे। इसके बाद आपकी रीडिंग्स इसको यूएन के लिए सॉल्व करते हैं। अगेन यूएन क्या है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे ये ऐसा दिखेगा। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। आपको नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी बेटा। अब हम क्या करते हैं, नाउ री राइट इक्वेशन 3। तो अब रीराइट इक्वेशन 3 करना है तो पहले इक्वेशन 3 तो समझ ले आदमी क्या है। आइए इक्वेशन 3 पर बात करते हैं। इट वाज पाई टी इज इक्वल टू पाई टी प्लस मार्कअप प्लस जेड माइनस अल्फा यू टी। आराम से देख लीजिए, अब मैं इसको रीराइट करूंगा यूएन की टर्म्स में, सो मेक श्योर आपको ये समझ आ जाए मेरा बेटा। तो दिस इज हाउ आई एम गोना डू। कंपेयर करते चलिए, यहां पर था पाई इज इक्वल टू पाई ई, मैं पाई को इधर ले आया हूं बेटा, माइनस अल्फा मैंने वहां से यूज किया मेरे बेटे, और ये लिख दिया यू टी माइनस जो मैंने यहां पे सॉल्व किया था म्यू प्लस जी अपॉन अल्फा। सो दिस हैज बीन क्या बोलते हैं, रीस्ट्रक्चर्ड सो टू से। पाई टी को मैं इधर ले आया, अल्फा को यहां रखा, यूटी कॉमन लेके इसको इधर ले गया। ठीक मेरा बच्चा। और अभी अभी बताओ तुमने यूएन को क्या लिखा है इसके बराबर। सो एक बहुत ही सुंदर रिलेशन आपके लिए बनता हुआ, माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। ये समझ लीजिए मेन चीज यही है, ये समझ लीजिए मेन चीज यही है आपकी। इसी पे आगे सारा खेल चलेगा। सो ये जो अब आपका बन गया बेटा, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 8। आराम से देख लीजिए बेटा, कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। दिस इज गोना बी योर इक्वेशन नंबर 8। क्लियर बेटा? अब क्लियर सबको ये। अब इसके जो रिपरकशंस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं मेरे बच्चे। लेट्स सी। सो आई होप यहां तक क्लियर मेरा बच्चा, क्लियर यहां तक। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। सो अब हम एक छोटी सी यहां पे ट्रिक करेंगे, हालांकि इतना जरूरी नहीं है वो ट्रिक, बट हैंडी है। तो अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, पाई टी, आई एम सो सॉरी, पाई टी माइनस पाई टी माइनस वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 9। तो सर ये क्या करा है आपने, जैसे मैंने बताया इसको मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया, पाई टी इज इक्वल टू पाई टी माइनस वन। तो सर कोई फर्क है, फर्क देखो अभी मैं स्टेटमेंट बोलूंगा ना तो स्टेटमेंट थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, बाकी ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं है। आइए समझाता हूं आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके ऑब्जर्वेशन बड़े ध्यान से करना बेटा, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है और काम की भी है। आप बताओ अगर ut इज ग्रेटर देन un हो जाए, ut इज ग्रेटर देन un हो जाए, मैथमेटिक्स में मत जाना, मैथमेटिकली तो कुछ भी प्रूव कर दे आदमी। ut ग्रेटर देन un है तो डोंट यू थिंक आपकी आज की अनएम्प्लॉयमेंट आपकी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा है? यस और नो? यस। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो वेजेस, सर, कम। वेजेस अगर कम होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर, कम। प्राइसेस कम, इन्फ्लेशन कम। सो जो चेंज इन इन्फ्लेशन है बेटा, डेल्टा पाई लिख देता हूं, वो कम हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अगर ज्यादा है तो इन्फ्लेशन का चेंज जो है वो कम हो जाएगा। और अगर मैथमेटिकली देखो ये एक्सप्रेशन वही तो कह रहा है,
इफ दिस बीइंग ग्रेटर देन दिस, ये कम हो जाएगा। और अगर उल्टा चले, यूटी इज लेस देन यूएन, तो चेंज इन पाई, चेंज इन इन्फ्लेशन रेट वो बढ़ जाएगा। मेक सेंस? तो सर हम कर क्या रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपका ये। देखो, अगर आपको इन्फ्लेशन कांस्टेंट रखनी है, अगर रखनी है इन्फ्लेशन इज कांस्टेंट, तो यूटी शुड बी इक्वल टू यूएन। आप अगर यूटी यूएन के बराबर कर दो, ये पूरा डिसअपेयर हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई टी इज इक्वल टू पाई ई टी और पाई टी माइनस वन। ये है इसका मेन खेल। ठीक है मेरा बच्चा, इसको नायरू भी कहते हैं, मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग। तो यहाँ पर ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट रेट होती है जिससे इन्फ्लेशन कांस्टेंट हो जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर। एक बारी फटाफट से क्विक रिव्यू ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। टोटल 9 इक्वेशन पे तो पहुंच गए, 10-11 इक्वेशन पे खत्म कर देंगे पूरा चैप्टर आपका बढ़िया से। पहला टॉपिक, एएस रिलेशन, पी इज इक्वल टू पीई, वन प्लस मार्कअप एफ यू जी। हमने एफ यू जी को एज्यूम कर लिया 1 माइनस अल्फा यू प्लस जी। फिर हमने उसकी रिप्लेसमेंट करी तो इक्वेशन 1 आ गया। फिर इक्वेशन 1 को एक पर्टिकुलर वे में सॉल्व किया गया है, जहां पर पी को पाई से रिप्लेस किया गया और बाकी एक पर्टिकुलर डिराइव किया गया है पर्टिकुलर वे में। उसकी डेरिवेशन आप नोट्स पे मेरे से ले लेना, हालांकि रीडिंग कहती है उसका यूज नहीं है कुछ। इफेक्ट का मतलब लास्ट जो कंक्लूजन है उसका यूज है। तो ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन पे मैंने ऑब्जर्वेशंस दिए थे आपको कि पाई ई बढ़ेगा तो पाई बढ़ जाएगा, मार्कअप बढ़ेगा तो पाई बढ़ जाएगा, जी बढ़ेगा तो मार्कअप बढ़ जाएगा, और रादर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इसके बाद मेरा बच्चा हमने इसमें टाइम एंडाइसिस और यूज कर दिए, ये टी आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्ट पर। अब बात हुई फिलिप कर्व की, तो 1960 में जब शुरू हुआ फिलिप कर्व का खेल, तो तब एवरेज इन्फ्लेशन जीरो थी, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जीरो लेके खेला जाता था, तो ऐसा बन जाता था। और वेज प्राइस स्पाइरल का हमने आपको एग्जांपल दिया पूरा, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशन है। 1970 ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन होने लगी, तगड़ी होने लगी, परसिस्टेंट होने लगी, तो हमने फिर इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा और पाई ई टी को मान लिया थीटा पाई टी माइनस वन, जो कि बेसिकली ये बता रहा है कि लास्ट ईयर का इन्फ्लेशन का असर इस साल की इन्फ्लेशन पर कितना पड़ेगा। फिर हमने थीटा की अलग अलग वैल्यूज ली, थीटा जीरो रखा तो ये आ गया, पॉजिटिव रखा तो ये आ गया, और वन रखा तो ये आ गया। और वन ही आपको अब मान के चलनी थी, बिकॉज 100% ये श्योर था कि लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन का पूरा इंपैक्ट रहेगा इस साल के इन्फ्लेशन पर। अब उसके अलावा जो इन्फ्लेशन चेंज होगी वो अदर फैक्टर्स की वजह से होगी, इसलिए हमारा ज्यादा इंटरेस्ट आ गया चेंज इन इन्फ्लेशन रेट पर। फिर हम चले नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पर, जहां पर पी पी के बराबर है, पाई पाई के बराबर है, इसलिए पाई टी माइनस पाई ई टी जीरो बन गया। फिर यूएन के लिए सॉल्व किया, इक्वेशन 3 को रीराइट करके पूरा ये एक्सप्रेशन ले लिया, और उसके ऑब्जर्वेशंस देखे हमने। आई होप क्लियर ये। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात होती है हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन एंड फिलिप कर्व। आप बताइए, अगर इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, तो ना तो वर्कर और ना तो फर्म्स, दे विल बी रिलक्टेंट टू एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म वेज अग्रीमेंट्स। सर ऐसा क्यों? बताता हूं। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस पीई एक्चुअल प्राइस से ज्यादा निकला, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस एक्चुअल प्राइस से ज्यादा निकला या कम निकला, तो एक पार्टी को नुकसान होगा और एक को फायदा होगा। सर थोड़ा सा डिटेल में बताओ ना। बताता हूं। मैं एक वर्कर हूं, ठीक है सर। मेरे को एक्सपेक्टेशन था कि कल को, आज 10 रुपए प्राइस है, कल 12 हो जाएगा, मैंने उसके हिसाब से वेज डिसाइड कर लिए। प्राइस निकल गया 15, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हाई है। आप बताओ, मैंने तो 12 के हिसाब से वेज सेट कराए थे, प्राइस कितना निकला? 15, मेरा तो रियल वेज गया, भट्टा बैठ गया। और अगर अदर वे अराउंड होगा तो फर्म का भट्टा बैठ जाएगा। इसलिए जब भी हाई इन्फ्लेशन होगी, तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे तो नहीं जाने वाले लोग। वो बोलेंगे ना तो वर्कर खुश होगा ना फर्म। रिस्की है भाई। तो सर इसमें क्या करेंगे? इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट सीखना है। उस कंसेप्ट का नाम है वेज इंडेक्सेशन। वेज इंडेक्सेशन। सो वेज इंडेक्सेशन का मतलब होता है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपके वेजेस वैसे ही बढ़ा दिए जाएंगे। लाइक 10% इन्फ्लेशन बढ़ी, ठक से आपका 10% वेज बढ़ा दिया। आप कहोगे यार ये तो बढ़िया है, ऐसा होता है क्या? नैरो सेंस में होता है ऐसा इंडिया में भी। जैसे अगर आपका कोई भी नजदीकी गवर्नमेंट जॉब्स में है, तो वो नहीं आता 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, वो क्या है? वो आपकी पेंशन भी बढ़ाते हैं टाइम के साथ, आपकी तनख्वाह भी बढ़ाते हैं। वो इज नथिंग बट वो ऑब्जर्व कर लेते हैं कितनी इन्फ्लेशन आई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके हिसाब से आपकी वेज बढ़ा देते हैं।
आप देखो पे कमीशंस के अनुसार आपके वेजेस बढ़ रहे हैं, काम थोड़ा ना ज्यादा कर रहे हो आप। तो दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ वेज इंडेक्सेशन। लेकिन वेज इंडेक्सेशन का मेन मतलब क्या है वो समझ लेते हैं कि 10% इन्फ्लेशन है तो 10% वेज हाथों हाथ बढ़ जाएंगे। आपकी रीडिंग ऐसा मानती है, एक लैम्डा करके टर्म ले लेती है। तो अगर जो जो लेबर एग्रीमेंट हुए, लेबर कॉन्ट्रैक्ट हुए, जो जो इंडेक्स्ड है, यानी इन्फ्लेशन होते ही नॉमिनल वेज बढ़ेंगे, वो लेमडा वाले हैं। और जो अदर देन है, जो उसमें नहीं है इंडेक्स, उनको बोल दिया वन माइनस लेमडा। अब मैं जो ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं आप बताना आप सहमत हैं कि नहीं। अगर तो इकोनॉमी में लेमडा ज्यादा है, यानी इंडेक्स वाले वेज कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, तो डोंट यू थिंक ये सीधे सीधे इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे? क्योंकि ठग से प्राइस बढ़ा, ठग से वेज बढ़े, ठग से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, ठग से प्राइस बढ़ा, वही वो वेज प्राइस स्पाइरल घूम जाएगा। ये वाला ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। सर क्यों? देखो मानो बात को समझो, 10% इन्फ्लेशन बढ़ गई, अगर इंडेक्स्ड है लैम्डा वाले, तो 10% वेज हाथों हाथ बढ़ेंगे, हाथों हाथ ही इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ जाएगी, क्योंकि वेज हाथों हाथ बढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाथों हाथ बढ़ी एंड ऑन। लेकिन जो नॉन इंडेक्स्ड है वहां पे भी 10% इन्फ्लेशन बढ़ी, लेकिन वो साल बाद 6 महीने बाद मिलेगा अपने एम्प्लॉयर से और बोलेगा सर मेरे लिए बड़ा टफ टाइम है सर, ऑफ लेट सर बहुत महंगाई हो रही है सर, प्लीज मेरे वेजेस बढ़ाइए। माइंडेड वो 10% इन्फ्लेशन 6 महीने या एक साल पहले ही क्रीप इन हो चुकी है, लेकिन वेज इसके आज बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। तो अब जब आज वेज बढ़ेंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बट इट इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अगर मैं वो जब स्टार्ट हुई थी 10% की इन्फ्लेशन तब से देखूं, तो याद रखें लैम्डा वाले इंडेक्स्ड वाले सीधे सीधे इन्फ्लेशन को अटैक करेंगे, और वन माइनस लैम्डा वाले दैट इज नॉन इंडेक्स, वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेंगे। आराम से एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरा बेटा, और फिर इसकी जो इक्वेशंस है उनकी हम बात करते हैं। तो अब मैं यहां लिखता हूं पाई टी इज इक्वल टू लैम्डा, ध्यान देंगे, पाई टी, ठीक है, ध्यान देंगे, प्लस 1 - लैम्डा पाई ई टी। मैं थोड़ा साफ लिख दूं इसको। पहले इस चीज को आप लोग से विनती है समझें। आप यहां पर ना पोजीशनिंग देखिए लेमडा की और 1 - लेमडा की, वो बहुत जरूरी है आपके लिए देखना। और यहां से भी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। दिस वन इक्वेशन 3 ये था आपका, ठीक है। इतना हिस्सा खाली देखना है। अब ये वाला तो हिस्सा रहा ही नहीं ना, अब ये वाला हिस्सा किस पर चला गया है? ये वाला चला गया है लैम्डा और 1 - लैम्डा। अब आपसे विनती है इस वाले को देखिए, ये मैंने राइट में डाल दिया, आप ये समझ लो, ठीक है। पाई टी -1 पाई ई टी एक ही बात है, अभी मैं उसको पाई टी को भी पाई टी -1 ही लिखूंगा, डोंट वरी। अब रेस्ट क्या है? माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। आई होप वो कैमरा में आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। अगेन जैसे मैंने बोला, चलो मैं कर देता हूं आपके लिए, फिर आप कहोगे कि यार ये अलग है वैल्यू। ये देखो मैं ये लिख देता हूं, लेमडा पाई टी प्लस 1 - लेमडा पाई टी -1 माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। आराम से देख लो, ये थोड़ा सा कैमरे का वो थोड़ा सा देख लीजिएगा प्लीज। इसको बोला गया है इक्वेशन नंबर 11, हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 10, सॉरी। ये जीतना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत होगी बेटा, ये जीतना जरूरी है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं लैम्डा 0 है, तो मेरे को बताओ अगर लैम्डा 0 है यानी कोई भी वेज इंडेक्स नहीं है, तो सारे के सारे नॉन इंडेक्स्ड हैं, तो सारे के सारे एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को अफेक्ट करेंगे। हाँ सर, तो अब दिमाग लगाओ, अगर ये 0 है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ पाई टी, तो ये तो खत्म ही हो गया मामला। 1 - 0 1, तो ये क्या बचा? पाई टी -1, यही बचा ना, माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। नोटिस करो, ध्यान लगाओ, यही तो बचा बेटा। तो सर इसको थोड़ा अदब से लिख दो, मैंने कहा मतलब सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? हाँ लिख सकते हैं। मजे वाली बात बताऊं? बताओ, यही तो है मेरे दोस्त। यानी जो नॉर्मल फिलिप कर्व था उसमें इंडेक्सेशन ले ही नहीं रहते हम। और बच्चा कहता है अगर इंडेक्स हुआ तो, अगर इंडेक्स हुआ सपोज लेमडा पूरा ही 1 ले ले चल तू, भाई सारे इंडेक्स्ड, तो तू बता फिर क्या बचेगा? फिर बचेगा सर पाई टी इज इक्वल टू, अगेन ये पाई टी, ये तो खत्म ही हो गया, हाँ। फिर माइनस अल्फा यू टी माइनस यू एन। बोल बोल, ध्यान लगा।
अब अगर ये 1 हो गया तो तेरे पास बचने क्या वाला है? अगर ये 1 हो गया तो ये बचेगा। इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है वो मैं तेरे को बताता हूं बेटे। अब इसको जरा ध्यान से समझना है, और अगर ये समझ आ जाता है तो खेल फिर आपका ऑलमोस्ट आपकी जेब में ही है, आपकी मुट्ठी में ही है। आप आराम से फिर उसको क्रैक कर सकते हैं। सो बेटा बेसिकली यहाँ पर अब हम क्या समझने वाले हैं? हम ये समझने वाले हैं कि ये जो अब हमारे पास बचेगा अल्फा, ये तो हमने सिर्फ एक्सप्रेशन के लिए दिखाया। हमारे पास बचेगा पाई टी माइनस 1। कैसे वो अभी देखते हैं बेटे। सो बेटा 1 के साथ आपने देख लिया क्या एक्सप्रेशन बनता है। अगर मैं सिंपली बोलूं पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव में आप आपकी इक्वेशन नंबर 10 को जो है दोबारा देखेंगे तो पाएंगे ये बचेगा माइनस अल्फा, ध्यान देंगे 1 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा यू टी माइनस यू एन। आई एम सॉरी थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट हो गया, बट ऑब्वियसली मैं आपको समझा देता हूं ये कहना क्या चाहते हैं इसके थ्रू। ये बेसिकली ये बता रहा है बेटा कि ये लैम्डा पॉजिटिव के साथ है माइंडेड। तो अगर लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये मान के चलेगा एक्चुअल इन्फ्लेशन बड़ी ज्यादा होगी, चेंज इन इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। जस्ट बिकॉज सिंपल बात है कि अगर इंडेक्सेशन ज्यादा है तो फटाफट से इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, फटाफट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती जाएगी, फटाफट से प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। सो आई थिंक व्हाट 10 इक्वेशंस एंड वी आर ऑलमोस्ट देयर, खत्म हो गया आपका ये पूरा चैप्टर। अब इसमें एक टॉपिक और है विच इज डिफ्लेजन एंड फिलिप कर्व। तो मैं आपको पहले बता दूं डिफ्लेजन और फिलिप कर्व साथ साथ नहीं चलते। अब मैंने वो जो एग्जाम्पल दिया था आपको भगवान वाला, उसी एग्जाम्पल पर मैं वापस आता हूँ। आप बताइए डिफ्लेजन क्या है? प्राइसेस गिर गए, गिर गए। अगर प्राइसेस गिर गए और आपको रियल वेज कांस्टेंट रखना है तभी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट रहेगी, तो आपको वेजेस घटाने पड़ेंगे, नॉमिनल वेजेस घटाने पड़ेंगे। तो बताइए क्या एज वर्कर आप घटा लेंगे? वुड यू? नहीं सर मैं तो नहीं घटाऊंगा सर, मैं तो नहीं घटाऊंगा सर। तो बात तो वही है ना, आप जब वेजेस घटाएंगे नहीं तो ऑब्वियसली चलेगा कैसे फिलिप का? कोई इन्वर्स रिलेशन बनेगा ही नहीं। तो सर आपने तो कहा था हम बेवकूफ बना के कर सकते हैं। बेवकूफ मैं बना देता हूँ, और एक्चुअली में इसको बोलते हैं फूलिंग मॉडल। तो आइए बेवकूफ तो मैं जरूर आपको यहाँ पर थोड़ा सा बना सकता हूँ। मैं क्या बनाता हूँ, प्रोड्यूसर्स बनाते। देखिए सपोज आपको मैं 100 रुपये नॉमिनल वेज दे रहा हूँ, प्राइसेस 10 रुपए हैं, तो आपका रियल वेज कितना हो गया? 10। ठीक है। अब सपोज मैं एज एज वेज सेटर, एज एम्प्लॉयर ये नॉलेज रख रहा हूँ कि प्राइस जो है 20 रुपए हो गया है। ठीक है। वर्कर्स को उतनी नॉलेज नहीं होती क्योंकि उनकी मार्केट इन्फॉर्मेशन कम होती है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज करते हैं, या आप एक्सपेक्टेशन में सीखेंगे भी। अब जैसे ही प्राइस बढ़े, मैंने अपने वर्कर को बोला कि यार मैं ना तेरे से बहुत खुश हूं, मैं तेरे को 150 रुपए दूंगा नॉमिनल वेज। ओ भाई साहब वो तो इतना खुश हो गया, कहता क्या बात कर रहे हो, नॉमिनल वेज 150? वो तो घर जाके मिठाइयाँ बांट रहा है। अब आप बताइए नॉमिनल वेज बढ़ा है लेकिन रियल वेज तो कम हुआ है क्योंकि प्राइस तो 10 से 20 हो गए। सो इफ इज नॉट अवेयर, दैट इज वर्कर इज नॉट अवेयर, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस वर्कर्स आर नॉट, उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ना, अखबार वगैरह डेटा वगैरह नहीं होते। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम विल बी देयर। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप नोटिस करो आपने रियल वेज कम करके उसको एक्सेप्ट भी करवा लिया उससे, लेकिन ये ऑब्वियसली फूलिंग मॉडल है। एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है कि सर अगर डिफ्लेशन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे ही बढ़ेगी तो डिफ्लेशन बहुत डीपली नीचे जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यानी ग्रेट डिप्रेशन हो जाएगा। अब आप बताइए ग्रेट डिप्रेशन एक ही तो बारी हुआ है, तो इकोनॉमिस्ट कहते हैं यार वो एक बारी हो गया गलती से। ग्रेट डिप्रेशन नॉर्मल नॉर्म्स ना बनाए, ये रेगुलर बेसिस पर होने वाली चीज नहीं है। सो क्विक रिवीजन एंड दिस चैप्टर इज ओवर। आइए बात कर लेते हैं एस रिलेशन, एफ यू जी बीइंग दिस रिप्लेस्ड, देन दिस इक्वेशन वन हैज बीन डिराइव्ड इन दिस मैनर। उसके बाद टाइम इंडाइसेस लगा दिए गए। फिलिप कर्व में शुरू में माना गया एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन जीरो है, और फिर इसलिए हमारा ये बन गया पाई टी जीरो, तो ये बच गया हमारे पास। 1970 ऑनवर्ड्स हमने एज्यूम करा नई नई इन्फ्लेशन होती है, और लास्ट ईयर की इन्फ्लेशन कितना असर डालेगी वो थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगी। फिर हमने जहां पर पाई ई टी था दिस वन, इसको रिप्लेस कर दिया थीटा पाई टी माइनस वन से। थीटा जीरो है तो ये आ जाएगा, थीटा पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा, थीटा वन है तो ये आ जाएगा। एनआरयू आपको बताया पाई इज इक्वल टू पाई ई, तो दिस डिफरेंस इज जीरो एंड वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। फिर यूएन के लिए सॉल्व किया, रीराइट करा इक्वेशन थ्री को विच इज दिस। सो हमारे हमने ये इधर ले लिया, अल्फा को कॉमन लिया, ये हमारे पास बचा यू टी माइनस मार्कअप प्लस जी अपॉन अल्फा।
एंड ऑब्वियसली दिस इक्वल्स un, उसको वहां पे रिप्लेस कर दिया, पाई ई टी की जगह पाई टी माइनस 1 लिख दिया. दिस इज द एक्चुअल फिलिप कर्व रिलेशन विच वी आर इंटरेस्टेड इन. फिर हमने उसको ऑब्जर्वेशन दिया कि यूटी यूएन से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, यूटी यूएन से कम हो जाएगा तो क्या होगा, एंड इफ यू वांट आर इन्फ्लेशन रेट टू बी कांस्टेंट, यूटी मस्ट इक्वल यूएन. फिर हमने बात करी अगर बहुत हाई इन्फ्लेशन हो जाए तो फिलिप कर्व कैसे काम करेगा. उसमें हमें वेज इंडेक्सेशन यूज किया. अगर वेज इंडेक्स्ड है, मतलब आपके जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो इंडेक्स्ड है, तो लेमडा. अगर जो इंडेक्स नहीं है वो 1 माइनस लेमडा. और फिर हमने एक स्पेशल टाइप का एक एक्सप्रेशन बनाया लेमडा पाई टी के साथ, क्योंकि एक्चुअल इन्फ्लेशन को फिट करेगा. 1 माइनस लेमडा जो नॉन इंडेक्स है ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को इन्फ्लुएंस करेगा, रेस्ट सेम रखा. उसके बाद इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया पाई टी की जगह पाई टी माइनस 1. अगर लैम्डा 0 है तो आपको बताया था ये गायब हो जाएगा, ये सिर्फ इतना एक्सप्रेशन बचेगा और ये नॉर्मल इसी की तरह वापस आ गया. अगर तो लैम्डा 1 है तो ऑब्वियसली फिर तो ये खाली यही बचेगा, और ऑब्वियसली रेस्ट आपके पास ये तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा. तो इस केस में आप ये मान के चलोगे कि पूरा की पूरी इन्फ्लेशन इन्फ्लुएंस्ड रहेगी आपके वेज इंडेक्सेशन के साथ. और अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो फिर ये वाला पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सॉल्व करके ऐसा दिखेगा. और अभी अभी हमने बताया डिफ्लेशन के अंदर देयर इज नो रोल, नो फंक्शनिंग ऑफ फिलिप का. आपसे विनती है ध्यान से अच्छे से पढ़िए. अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हुई है तो प्लीज ब्रिंग इट टू आवर नोटिस, वी विल ट्राई एंड रेक्टिफाई दैट एज वेल. और अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई नोट्स चाहिए, पास पेपर्स चाहिए, फील फ्री टू शेयर दैट. ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं. 9811439887. I hope this video helps.